हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे काफ़ी सारे कवर टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के। और इनके साथ साथ क्या होगा कि जो पीवाईक्यूज है वो भी ऐड करूँगी मैं इसके हर टॉपिक के लास्ट में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। हर किसी एग्जाम किसी भी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो हम देखेंगे कि इंडिया का इसमें सबसे पहले जो है इंडिया का एरिया और उसकी पोजीशन इन द वर्ल्ड क्या है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इसके हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से, और एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। इंडिया जो है ये जो इंडिया की टोटल है ये 2.4% वर्ल्ड के टोटल एरिया का पार्ट है। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 17.5 वर्ल्ड की पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि 2.4% वर्ल्ड के एरिया का और 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। तो कितना ज़्यादा मतलब एक छोटे लैंड पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो शेप है वो एक रिजेंबल करता है लाइक काइट शेप या इन्वर्टेड शेप। इंडिया ऐसे ऐसे दिखता है आपको, और नॉर्थ से साउथ तक लाइक जैसे ये इंडिया है। तो जब भी हम किसी मैप को देखेंगे, अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है तो हम मैप को हमेशा ऐसे देखेंगे, इस ये साइड ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ होगी। तो नॉर्थ से साउथ तक का जो इंडिया का एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है, और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो 2933 किलोमीटर है। इंडिया और जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो अभी हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। तो फर्स्ट पे है रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा। कनाडा के बाद आता है यूएसए। यूएसए के बाद आता है चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो यह है 32,87,263 किलोमीटर। ये हर किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना होगा। या 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी आप देख सकते हो। अब हम इंडिया के अब जो है हम इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है, तो जैसे हमारी ये अर्थ है तो हम इसे इमेजिनरी लाइन्स में डिवाइड करते हैं। तो लैटिट्यूड हम किसे याद रखेंगे, यानी कि लेटी हुई लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड। और जो खड़ी हुई लाइन होगी लॉन्ग, लॉन्ग से आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूड। तो जो ये लैटिट्यूड होती है वो होती है 180, और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो होती है 360। यानी कि ये जो पूरी अर्थ है ये डिवाइडेड है सर्कल्स में 360 डिग्री। तो जो जैसे इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच में जो इक्वेटर के पास डिस्टेंस होगा वो होगा 100, सबसे ज़्यादा 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल पे पहुंचेगी तो वहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपस में मिल जाएगी, ये भी सर्कल है तो ये आपस में जाके मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जब अगर आपको एग्जाम में पूछने लगी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड का कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे 111 किलोमीटर। और जो लैटिट्यूड होती है ये वाली लेटी हुई लाइन, इसका डिस्टेंस तो हर जगह बराबर होता है, लेकिन ये जो सर्कल है जो जा रहा है इसकी लेंथ कम होती चली जाती है। तो सबसे जो ग्रेट सर्कल देखने को मिलेगा वो होगा इक्वेटर लैटिट्यूड में हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इक्वेटर होगी 0 डिग्री पे, 23.5 पे आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद क्या होगा कि सूरज जो है, सूरज की वर्टिकल रेज नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ती, और वही सेम चीज देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप जो है अगर आपको समझना हो सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में तो सेम चीजें आप अपोजिट कर दो। जैसे हमारे यहाँ भी समर चल रहा है तो वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही है। आपने देखा होगा कि जो लोग जाते हैं अंटार्कटिका में, जो कि यहाँ है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो दिसंबर में जाना प्रेफर करते हैं। तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ठंड है, तो लोग उसमें क्यों जा रहे हैं दिसंबर में, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको क्या क्या दिखेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, आपको कैपटाउन दिखेगा यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, चिली, इधर के जितनी भी साउथ अमेरिका की नीचे की कंट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो आपको उनका जो क्लाइमेट है आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट है उसका अपोजिट क्लाइमेट होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो इंडिया का जो मेन लैंड है, जैसे इंडिया है ये, इंडिया का ये जो एक साथ जुड़ा हुआ है इसे हम मेन लैंड बोलेंगे। तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम 4 मिनट बोलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये क्योंकि इंडिया इंडिया जैसे ये इक्वेटर है तो इंडिया इसके नॉर्थ में पड़ रहा है, तो इंडिया ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इंडिया इसके नॉर्थ में पड़ रहा है। तो ये जो मेन लैंड है इंडिया का यहाँ से, तो ये 8 डिग्री से लेकर नॉर्थ में 37 डिग्री तक है। वहीं अगर आप आइलैंड्स भी करो, क्योंकि इंडिया में यहाँ आपको आइलैंड्स देखने को मिलेगी, ईस्ट में अंडमान निकोबार और वेस्ट में देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप। तो इनका क्या होगा, तो यहाँ आपको यहाँ इसमें कितना होगा, 60 डिग्री से लेके 40 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट, इंडिया का जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही। तो इसमें क्या है, आइलैंड्स के साथ ये बदल जाएगा इसका पहला पॉइंट। इंडिया जो लाइज करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में लाइज करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की 8 स्टेट से पास होकर जाती है। उन स्टेट्स का नाम जान लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो जो इक्वेटर है इंडिया में वो किन किन एरिया से गुजरेगी, आपको बहुत ध्यान से रखना है इसे। तो सबसे वेस्ट में सबसे पहले गुजरात से, और यहीं राजस्थान से, फिर एमपी से,
उसके बाद छत्तीसगढ़ से, यहाँ झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो इनमें जो सबसे लार्जेस्ट में जो गुजरती है वो है एमपी, और सबसे वेस्ट में क्या है, इसके सब सॉरी सबसे ईस्ट में है मिजोरम, और सबसे वेस्ट में है गुजरात। अब आपको तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, यानी कि ये खड़ी हुई लाइन है कि इंडिया का कहाँ से कहाँ तक लाइन पड़ती है, इसको इसके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। उससे क्या होगा कि जो उसके ईस्ट में होंगी वो वहाँ पे टाइम आगे होगा, और जो उसके वेस्ट में होंगी उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, और उसमें टाइम जो है वो पीछे होगा। तो अमेरिका जो है 0 डिग्री के वेस्ट में पड़ता है, इसलिए वहाँ टाइम इंडिया से 12 घंटे पीछे होता है, और ईस्ट में जो है इंडिया ईस्ट में पड़ता है, इसलिए प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे हैं। तो आप ईस्ट वेस्ट का सबसे जो इंडिया का सॉरी हम यहाँ देख रहे थे लॉन्गिट्यूड इंडिया का 68 डिग्री से 68 डिग्री 7, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसलिए ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहे हैं कंप्लीटली, आपको 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में देखना है। तो और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल तक। ये टोटल कितना हुआ, कितना डिफरेंस देखने को मिला आपको, 29 डिग्री 18 मिनट का, अप्रॉक्स 30 डिग्री का देखने को मिला। तो और जो हम देखते हैं जो ये लॉन्गिट्यूड है इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो ये 24 में डिवाइडेड है। अगर हम एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे, अगर हम 29 से 30 पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो वो होगा वो 4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो अब देख लोगे कि अगर हम 30 डिग्री को करेंगे तो ये लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा। 2 घंटे का टाइम में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इंडिया की ईस्ट और वेस्ट पॉइंट में। अगर ईस्ट में यहाँ सबसे पहले यहाँ अरुणाचल है, ईस्ट में अरुणाचल है, और वेस्ट में सबसे वेस्ट में गुजरात है, तो इनमें जो टाइम होगा, अगर यहाँ 6 बज रहे होंगे, मतलब यहाँ 6 बज चुके हैं, तो यहाँ 8 बजे, सॉरी यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे अगर हमें 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 4 बज रहे होंगे, ये पीछे चल रहा होगा। इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 है, जो कि मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। इंडिया का अभी देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कहाँ से पास होके गुजरती है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद के पास से होके गुजरती है। और कितनी स्टेट से होके गुजरती है, ये होती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से, 8 स्टेट से। ये हम एक और क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा हाँ ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट, और जिस जिस स्टेट से पास होती है 23.5 डिग्री, यानी कि 23, इसमें क्या होता है कि 21 जून तक जो है सूरज की वर्टिकल सनरेज पड़ती है। जब सन इस पे वर्टिकल होता है, इसके बाद से क्या होगा कि सन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया के 8 स्टेट से होती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। तो आप इससे ट्रिक से भी, वैसे ट्रिक रखने की आदत नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हो, ये बहुत आसान है। तो इसमें केवल ये बहुत आसान सवाल पूछा गया कि केवल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, उन 8 स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के, इंडिया को ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है। हाँ, ये 8 स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इनको दोबारा भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि जैसे ये इंडिया है, हम इसे एक सेकेंड, सॉरी, तो जैसे इंडिया का सबसे हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे, एकदम बिल्कुल नॉर्थ में या बिल्कुल साउथ में, जो ईस्ट और वेस्ट में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं। तो जो सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो इंदिरा कोल जो कि 37 डिग्री, जो हमने ऊपर भी पढ़ा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, तो इंडिया का नदर्न सबसे नॉर्थ में है। और जो इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी के चलते थोड़ा डूब गया है, जो आपको निकोबार में देखने को मिलेगा। इंदिरा पॉइंट ये सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया का, ये निकोबार आइलैंड ग्रुप में है। और सबसे ईस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ईस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश में किबी तू, ये अरुणाचल प्रदेश में है किबीतू। और सबसे वेस्टर्न घोहर मोती या सरकरी का आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। इनके लैटिट्यूड्स भी आप याद रख लेना, वैसे भी आपको याद है कि 68 डिग्री से लेके 7 मिनट ईस्ट गुजरात में, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया में। ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर सूरज यहाँ 2 घंटे पहले उग रहा है तो यहाँ 2 घंटे बाद उगेगा। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो, हाँ अगर मेन लैंड से पूछ रहा है तो ये कन्याकुमारी इंडिया का सदर्न पॉइंट, मेन लैंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया से मेन जुड़ा हुआ है, क्योंकि आइलैंड है ये थोड़े अलग है, इंडिया से हटे हुए हैं, इसीलिए कन्याकुमारी इंडिया का लास्ट मेन पॉइंट है, कन्याकुमारी। और जो अच्छा हाँ,
इंडिया के जो अदर की पॉइंट है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, जहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की ही 2 ब्रांच है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे तीनों समुद्र मिल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कन्याकुमारी में आके। और जो इंदिरा पॉइंट है वो पार्शियली सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी के बाद। अब ये देखो, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेनलैंड का तो वो है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। आपको ये ध्यान रखना है कि मेनलैंड है या वैसे ही पूछा गया है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर वैसे ही पूछा गया तो आपको फिर लगाना है इंदिरा पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, वैसे तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया लेकिन फिर भी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब आप देखोगे कि जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो वो अगर 2 बजे होगा तो इंडिया में वो आपको 7:30 बजे देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि 5 घंटे हम आगे हैं उनसे, तो इसलिए हमें वो बाद में देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो 82, हमने 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को चूज किया है। ये किससे, नैनी इलाहाबाद के पास प्रयागराज से गुजरता है। इंडिया जो है वो डे लाइट टाइम जो कि वेस्ट में फॉलो किया जाता है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि अपनी वॉच को सेट किया जाता है समर के टाइम पे, क्योंकि समर में हमारे पास लाइट ज़्यादा होती है, दिन बड़े होते हैं, इसलिए उसलिए एडजस्ट किया जाता है। तो ये आप मत पढ़ना इसे। स्टेट्स वेयर सन राइजेस अर्लीस्ट, तो अरुणाचल में सबसे पहले होता है 2 घंटे, अभी बता दिया। अरुणाचल में जो है वो सनलाइट गुजरात से 2 घंटे पहले मिल जाती है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि इंडिया के 3 स्टैंडर्ड टाइम थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1 सितंबर 1947 से बस एक स्टैंडर्ड, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। वैसे बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग होती है, जैसे यूएसए और कनाडा में, क्योंकि जिस भी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही वहाँ पे आपको टाइम में डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इंडिया में 2 घंटे है, लेकिन अगर जैसे बड़ी बड़ी कंट्री है, जैसे कनाडा है, यूएसए है, रशिया है, तो उनमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। भले ही चाइना में भी देखने को मिलेगी, लेकिन चाइना इसे फॉलो नहीं करता, लेकिन ये तीनों कंट्री काफ़ी सारी स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करती है। इसलिए अगर आप जाओगे तो आपको, अगर जब आप कोई भी स्टैंडर्ड टाइम जोन आप जो है क्रॉस करोगे तो आपको अपनी वॉच सेट करनी पड़ेगी। कनाडा में आई थिंक 6 टाइम जोन है और यूएसए में 7 टाइम जोन है। तो आप इसे देख सकते हो अर्थ को, तो ये जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है हमारी अर्थ, 24 टाइम जोन्स में। तो और ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो जो इसके ईस्ट में होंगे उसको तो वहाँ पे टाइम आगे होगा, और जो इसके वेस्ट में होंगे उसके टाइम पीछे होगा। उससे क्या होता है कि जैसे ये 180 डिग्री की लाइन है, तो इस पे सबसे पहले अगर आपसे कोई एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन की सबसे पहले टाइम सूरज कहाँ निकलता है, तो वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपको वहाँ पे लिखा हुआ है 180 डिग्री ईस्ट में, तो सबसे पहले सूरज इस पे निकलता है। भले ही देखो इस लाइन में और इसमें कितना डिफरेंस है, ये जापान है, आपको जापान आपने मोस्टली पढ़ा होगा, बट इन जगहों पर भी पहले सूरज निकलता है। लाइक फिलीपींस या कहीं भी, ये छोटी छोटी कंट्रीज है, यहाँ पे भी सूरज इससे पहले आपको ये टाइम लाइन्स देखनी है। ये वो तो बस एक फेमस हो गया कि जापान जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन है, लेकिन इससे पहले भी और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे सूरज पहले ही निकलता है। तो आप जो ये लाइन है 180 डिग्री की, तो अगर आप इसके ईस्ट में खड़े हो या इसके वेस्ट में खड़े हो, तो आपको एक दिन का डिफरेंस, आप इस पे 2 दिन एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर आप एक लाइन आप इसे क्रॉस कर लोगे ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या होगा, आप एक दिन खोदोगे, क्योंकि यहाँ एक दिन आगे चल रही है, और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चले जाओगे तो एक दिन पीछे चले जाओगे आप। सोचो आज सोचो इधर जो है संडे है, तो इधर सैटरडे है, तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो आपको एक दिन मिल गया, एक दिन और मिल गया। लेकिन आप जब इधर से इधर आओगे तो आपका एक दिन चला गया, आप एक दिन जो है आप एक मतलब आपने एक दिन खो दिया, ऐसे समझो आप। और आप अगर इसके वेस्ट में जाओगे, इसे हम ईस्टर्न और वेस्टर्न, इधर इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। देखो ये कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका एग्जैक्ट टाइम याद रखना है जो कि इसमें पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि अब इंडिया की जो बॉर्डरिंग कंट्री है और बॉर्डरिंग लाइन्स है, तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया के उसी हिसाब से हम देखेंगे कि उनका बॉर्डर कितना ज़्यादा कितना किससे लग रहा है इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, वो है जो है 4156 मीटर लॉन्गेस्ट। और ये किसके साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। आपको इसे बस मैप पे देखना है, ये सारा डेटा, और ये जो है ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, बस आपको इसके साथ मैप लेके बैठना है। सराउंडेड क्या है, ये इंडिया से 3 साइड से सराउंडेड है। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया की जैसी लिखती है, तो वो है बांग्लादेश। तो जैसे ही इंडिया का बॉर्डर होगा, तो ये देखो ये तीनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, बस एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, बाकी तीनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। उसके बाद जो सेकंड कंट्री है वो है चाइना, जिसका जो 3488 किलोमीटर शेयर करता है। इसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन लन। पाकिस्तान के साथ इंडिया कितना करता है 3000, और इसे इसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली पूछ ले, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका।
तो चाइना का तो पाकिस्तान कितना करता है 3323 किलोमीटर, और ये किस किस स्टेट के साथ करता है, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के, गुजरात के, और इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। नेपाल, नेपाल कितना करता है 1751 किलोमीटर, और इसी किस किस के साथ करता है, यूपी, यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इसका ओपन बॉर्डर है, इसकी लाइन को कुछ नहीं बोला जाता। म्यांमार 1643 किलोमीटर, और इसकी किस किस के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के, मणिपुर के, मिजोरम के, वो इनका भी ओपन बॉर्डर, इसकी कोई बॉर्डर लाइन का नाम भी नहीं है। भूटान कितना करता है 699 किलोमीटर, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इसके साथ जो बॉर्डर है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी के थ्रू है। अफगानिस्तान कितना करता है 106 किलोमीटर, और जम्मू एंड कश्मीर पीओके एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरंड लाइन। श्रीलंका कितना कर, श्रीलंका जो है पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगी, जैसे इंडिया है और यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ आपको पाकिस्तान और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगी, तो ये उसकी बात हो रही है पाकिस्तान। तो ये तमिलनाडु इसके एक नियरेस्ट स्टेट है, जो इसको हम बोलते हैं एडम ब्रिज और राम सिटी। तो आप इसे एक बार मैप पे भी देख सकते हो, बट मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। तो देखो इसमें ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ है, आपको ये भी रखना है कि लॉन्गेस्ट की, तो वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ है इंडिया का बॉर्डर। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, तो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है वो है रेड क्लिफ। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि सर रेड क्लिफ के नाम पे उन्होंने ड्रॉ किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। तो जैसे इंडिया का बॉर्डर ये नॉर्थ में, तो हम इसे यहाँ से ये रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन जो इंडिया जो जो ये जो बॉर्डर लाइन है ऊपर ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि 1948 के बाद से स्टार्ट की गई। तो ये एक एक्चुअल लैंड बॉर्डर है, लेकिन तो इसमें ध्यान रखना कि जो पाकिस्तान के साथ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो चाइना के साथ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो ग्राउंड पे इंडिया इसके साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या है कि मैप शेयर करता है, मैप शेयर करता है, इसलिए आपको मिलिट्री वाली प्रॉब्लम कभी वेस्टर्न बॉर्डर पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब कभी आप देखोगे गालवान फेस ऑफ या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आपको देखने को मिलेगी चाइना के बॉर्डर पे, क्योंकि ये जो लाइन है ये कोई ग्राउंड पे है ही नहीं, ये बस एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसलिए क्या होता है कि वो कभी कभी हमारी टेरिटरी में आ जाते हैं इंडिया में, तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से हमारे 40 जवान भी शहीद हो गए थे जब गालवान फेस ऑफ हुआ। तो इसी का रीजन यही है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया क्या करता है, मैप शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, इसलिए आपको कोई मिलिट्री वाली प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो इंडिया का बॉर्डर है, सॉरी चाइना के साथ मेघमोहन लाइन, इसके अलावा इस वाले बॉर्डर के अलावा जो बोलेंगे हम मेघमोहन लाइन ईस्टर्न सेक्टर में, क्योंकि इंडिया का जो चाइना का है वो डिवाइडेड है ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में, तो जो अरुणाचल के वहाँ है उसे हम मेघमोहन लाइन बोलेंगे, एक्चुअल कंट्रोल। और अफगानिस्तान के कौन सी है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी है वो है डूरंड लाइन, 24th पैरेलल, जो कि रेन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगी। पाक स्टेट जो है वो इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका से। स्टेट जो है वो बॉर्डरिंग 3 और मोर कंट्रीज, वो कौन कौन से स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 2 स्टेट है जो कि 3 कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं। ये अरुणाचल किसे करता है, चाइना को, भूटान को और म्यांमार को। चाइना की जगह अगर आपको तिब्बत भी दिखा मिले तो वो भी ठीक है। सिक्किम भी चाइना, नेपाल और भूटान, जैसे सिक्किम है, ये सिक्किम है, तो आपके इसके वेस्ट में देखने को मिलेगा नेपाल, यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसके भूटान, भूटान, ये भूटान है, और इसकी ये नैरो सी स्ट्रिप है, इसमें ये तिब्बत है, चाइना कुछ भी बोल लो, क्योंकि अब तो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को, तो ये है, ऐसे है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम का केवल इंडिया के एक स्टेट से बॉर्डर लगता है, वो है वेस्ट बंगाल। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी थी, रेड क्लिफ लाइन, जो कि सर रेड क्लिफ ने की थी। स्टेट और देयर बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, तो शायद हमने पहले पढ़ लिया है, और आप इसे चाहे यहाँ रोक के से पढ़ भी सकते हो, तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगी बार बार। तो इसमें दिखा रहा है, इसमें पूछा गया कि विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, तो यहाँ पे अरुणाचल है, वैसे सिक्किम भी है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, ये दोनों स्टेट है जो कि 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में। तो इंडिया के जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो है हिमालयस, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स एंड थार डेजर्ट। 6 मेजर आपको फिजिकल डिविजन्स देखने को मिलेगी। और इसका एज के हिसाब से भी आप इंडिया को, अगर 1% आपके एग्जाम में आ जाए, तो सबसे जो इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है वो है पेनिनसुलर प्लेटू, इसे कभी मत भूलना, ये पेनिनसुलर प्लेटू। और ईस्ट में जो इसका एक्सटेंशन है मेघालय प्लेटू, एक्चुअली में पेनिनसुला का एक्सटेंशन है, और जो अरावलीज है वेस्ट में वो भी पेनिनसुलर का ही, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेघालय प्लेटू और अरावलीज जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। उसके बाद सेकंड पे कौन बना, हिमालय बना, टाइम इसका क्या था, सिनोजोइक era, और ये गोंड इसका भी याद रखना, प्री कैम्ब्रियन टाइम पे बना।
नदर्न प्लेन कब बने? मोस्ट रिसेंट, जो कि रिवर्स से द्वारा लाई गई मिट्टी से, जब पहाड़ों से वो रिवर निकली और उनसे जो मिट्टी से, तो तब नदर्न प्लेन का निर्माण हुआ। अब इनका एरिया सबसे ज़्यादा किसका पार्ट है? वो है पेनिनसुला का। उसके बाद क्या है सेकंड पे? प्लेन्स का। सबसे कम किसका है? माउंटेन्स का। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल पार्ट कौन सा है, तो वो है पेनिनसुलर इंडिया। तो हम देखते हैं कि हिमालयाज़ का, क्योंकि हमने भी जो 6 डिवीजन्स हैं अब उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो 3 पैरेलल है नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले आपको दिखेगा हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर और इनर हिमालय भी बोलते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, जो भी जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो आप सबको इसी वाले हिमालय में देखने को मिलेगी। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, नंगा पर्वत हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, कंचनजंगा हो, सारी इसी में ही आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे साल जो है स्नो से कवर्ड रहती है। हिमाचल सेकंड नंबर पे, हिमाचल या लेसर हिमालय। तो इसकी जो हाइट, एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी 3700 से लेके 4500 तक। तो इसमें इसी कौन कौन सी रेंजेस हैं, तो वो है पिरपंजाल, धौलाधर, महाभारत। और सबसे जो छोटी और सबसे कम हाइट की जो आपको देखने को मिलेगी वो है शिवालिक, 600 टू 1500 मीटर तक आपको फुट हिल्स बॉर्डरिंग और टूवर्ड्स ईस्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट में आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे वो एक्चुअल में एक्सटेंशन है बीच वाले हिमालय का, लेसर मिडल हिमालय का। ना तो आपको नॉर्थ ईस्ट में जो ये ऐसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ है तो ये मिडल हिमालय का हुआ है ना, ये ग्रेटर हिमालय नहीं। ग्रेटर हिमालय यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ना ही शिवालिक भी यहीं खत्म हो जाता है, इसके अलावा नहीं बढ़ता आगे। तो जितनी भी ईस्ट में जितनी भी यहाँ पे हिल्स देखने को मिलेगी वो सब मिडल हिमालयाज का पार्ट है। अब देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। तो ट्रांस हिमालय अलग है, मतलब इसी का एक्सटेंशन जो एक टैथिस थी था कभी, जो जब वो फोल्ड हुआ तो उससे जो बनी हिमालय उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज। तो कराकोरम में सबसे हाईएस्ट पीक, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, माउंट केटू 8611 मीटर। लद्दाख जो है नॉर्थ इंडस के नॉर्थ में, झास्कर जो है ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलेगी। और दून वैलीज क्या होते हैं कि जब जैसे रिवर्स ने यहाँ पे पहले कोई लेक थी माउंटेन्स के बीच में, लेकिन ये टाइम के साथ सूखती चली गई। इनके बाद जो वैलीज का निर्माण हुआ उन्हें हम दून वैलीज बोलते हैं। जैसे देहरादून, ये हिमाचल और शिवालिक के बीच में देखने को मिलेगी। तो जैसे मसूरी है, मसूरी को आप देखोगे तो ये मसूरी है, ये देहरादून है, और उसके बाद शिवालिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से अगर ये लेक सूख गई और इसके बीच में जो वैली का निर्माण हुआ उसे हमने बोला दून, और ये देहरादून या पाटली दून जो भी है उसी का ही पार्ट है। कश्मीर वैली किसके बीच में? पिरपंजाल और हिमाद्री के बीच में। तो जो मसूरी है उसका ध्यान रखना कि वो है मिडल हिमालय का पार्ट, मिडल हिमालय का पार्ट। उसके बाद में शिवालिक स्टार्ट हो जाता है। शिवालिक बना कैसे, इसे ध्यान रख लो कि जैसे ये माउंटेन्स थे, तो जब यहाँ से रिवर मिट्टी से लाई गई, मिट्टी से जिन माउंटेन्स का निर्माण हुआ उन्हें हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक में ज़्यादा आपको हाइट नहीं देखने को मिलेगी, ज़्यादा उनकी थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी। और जो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी वो आपको मिडिल हिमालय में देखने को मिलेगी, मिडिल हिमालय में। इसमें सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हिमाचल में देखने को मिलेगी। सदर्न मोस्ट, तो ये तो बहुत आसान है, शिवालिक आउटर हिमालय। तो अभी हम इसकी रीजनल डिवीजन वेस्ट टू ईस्ट भी देख लेते हैं हिमालयाज की। तो मैं इसे एक बहुत ही आसान तरीके से इसी रिवर के जो कोई रिवर है उसके हिसाब से समझाऊंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि जैसे इंडस जा रही है, इंडस से लेके सतलज तक, ये सतलज जा रही है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पंजाब हिमालय, या आप कश्मीर बोलने से कुछ भी। तो ये इंडस है, इंडस रिवर, और ये है सतलज। सतलज इनके बीच के हिमालय को, अब इसके बाद जो है वो आई काली रिवर, इसको बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद आई तीस्ता रिवर, इसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। और इसके बाद आई जो है ब्रह्मपुत्र, तो इसको बोलेंगे हम असम हिमालय। तो अभी हम इसे ध्यान रखने की सबसे पहले क्या था, इंडस रिवर थी, इंडस के बाद आई सतलज रिवर। तो इन दोनों के बीच को हमने क्या बोला? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच के हमने बोला कुमाऊं हिमालय। और काली से लेके तीस्ता तक को बोला हमने नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक को बोला हमने असम हिमालय। एक मिनट, हम नॉर्थ ईस्ट की जो है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये सारा ग्रेटर हिमालय का, तो हमें जो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें हमें याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है DM और AM। तो डी से क्या हो गया? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। अब हम आते हैं, इसके बाद आते हैं पटकाई। यहाँ पे होगी पटकाई बम। ये अभी किस में चल रही है? ये चल रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ बाउंड्री स्टार्ट हो गई। अब आया नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सी देखने को मिलेगी? नागा हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट सरामती। उसके बाद आया मणिपुर। तो इनको स्टेट के नाम से याद रखो। मणिपुर के बाद मणिपुर हिल्स, और उसके बाद आया मिजोरम के बाद मिजो हिल्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ होगा मेघालय प्लेटू। तो यहाँ पर गारो, खासी, जैंता देखने को मिलेगी। और इसके बाद से
आपको एक जो है नागा हिल से लेके आपको एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा बरेल रेंज, रेंज बरेल रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी है इसमें बहुत आसानी है जब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, और इनसे आपको याद रखनी है वहाँ जो ट्राइब्स है वो भी। तो डावला, मीरी, अबोर, मिशमी। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, इसी का एक्सटेंशन है कैलाश। ये इसका पार्ट है ट्रांस हिमालय का। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट आपको नंगा पर्वत, और ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको नामचा बरवा, नामचा बरवा। सो ये है। और देखो इसमें कंचनजंगा हाईएस्ट पीक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो K2 है वो थोड़ा जो है कंफ्यूज यहाँ पे उसे, वैसे तो वो अगर आप देखो उसकी पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, लेकिन हम अपना क्लेम नहीं खोल सकते तो हम उसे K2 को ही बोलेंगे, राइट। अगर कंचनजंगा भी आपके पास ऑप्शन है और K2 नहीं है तो आप कंचनजंगा पे लगा क्या जाइएगा। देखो इसमें देखो हाईएस्ट पीक जो इंडिया की टेरिटरी में लोकेटेड है कंचनजंगा, जो मैंने आपको भी समझाया। आपको अगर कहना अगर K2 ऑप्शन है तो आपको K2 ही लगाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि माउंटेन रेंज जो साउथ में और सेंट्रल इंडिया में है। तो वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है वेस्ट कोस्ट के, और इनकी एवरेज हाइट क्या है आपको 1200 किलोमीटर देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पीक क्या है सदर्न इंडिया की अन्यमुडी है, जो कि अन्नामलाई हिल्स पे है। अन्नामलाई केरला की हाईएस्ट पीक भी है ये, और स्टार्ट होती है तापी रिवर से। ये ताप्ती नहीं है, ये तापी रिवर है। तापी रिवर महाराष्ट्र से और एंड होती है नीलगिरीज में। तो आपको वेस्टर्न घाट्स का ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट होती है तापी से, तापी रिवर से लेके साउथ में कहाँ तक जाती है, नीलगिरीज तक, जो कि तमिलनाडु में है। और आपको ईस्टर्न घाट्स में और वेस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़े डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस देखने को मिलेंगे। जो रिवर आने वाली रिवर से की वजह से डिवाइडेड है, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, जबकि वेस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट है 1200। इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्टर्न घाट्स थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं। तो ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। ये ध्यान रखना कि ईस्टर्न घाट जो है वो उनकी हाइट थोड़ी कम है वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। और जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो है जिंदगाड़ा, जो कि आंध्रा में है, जिंदगाड़ा। महेंद्रगिरी ओडिशा में, लेकिन इसकी हाईएस्ट पीक आपको क्या रखनी है, जिंदगाड़ा। सेंट्रल इंडियन रेंजेस, तो सबसे वेस्ट सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी विंध्यास, उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा। सतपुड़ा इनके बीच से जाती है नर्मदा रिवर, और इसके साउथ से जाती है तापी रिवर। उसके बाद से स्टार्ट होते हैं वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा रेंजेस। और सतपुड़ा विंध्या की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट गुडविल, माउंट गुडविल। साउथ की सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक माउंट धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। अरावलीज ओल्ड फोल्ड माउंटेन में है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि है राजस्थान में। अदर जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों यहाँ के मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नीलगिरी, नीलगिरी नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा। अभी आप कंफ्यूज मत होना, पेनिनसुलर इंडिया की मैंने क्या बताई, अनेमुडी जो कि अन्नामला हिल्स पे, लेकिन अभी हम किसकी पूछ रहे हैं, नीलगिरी की। ये सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, पेनिनसुलर इंडिया की। तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं भी आपको समझा देती हूँ। तो जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये ईस्टर्न घाट है। तो जहाँ ये मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसको बोलेंगे हम नीलगिरी, नीलगिरी। इसका जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो है अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है, अनेमुडी, अनेमुदी, अनेमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की भी। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या थी, इसकी थी दोदा बेटा, दोदा बेटा। अब इनमें क्या होगा, यहाँ पे एक आपको गैप देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं पालघाट गैप। पालघाट गैप क्या होता है, यानी कि वो एक रास्ता, वो किसी माउंटेनस एरिया से जाने का रास्ता। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगी साउथवर्ड इनका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स, जो कि केरला में आती है। और इसका एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पलनी हिल्स, पलनी हिल्स। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अरावलीज जो है ये ध्यान रखना, इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन में आते हैं। और जो हिमालयस है वो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन में आते हैं, यंगेस्ट। वो कभी अरावलीज की हाइट भी हिमालय जैसी थी, लेकिन वो टाइम के साथ जो है उन पे इरोजन होता चला गया और उनकी हाइट कम होती चली गई। अब देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अनेमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, इज लोकेटेड इन केरला अन्नामलाई हिल्स। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी थी, दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी में है। अब हम देखते हैं कि माउंटेन पासिस। तो पास क्या होता है कि जैसे ये माउंटेन्स है, तो अभी हम इनके इनके इस साइड हम कैसे जाए, हम इस साइड कैसे जाएं, तो हमें इन्हें क्रॉस करने का कुछ तो होना चाहिए, टनल खोद के कुछ तो हम जाते हैं। तो जो माउंटेन पास होता है वो नेचुरल रास्ता होता है। सोचो ये एक, इसके बाद से ये माउंटेन और स्टार्ट हो गए, तो ये जो रास्ता है इसको हम बोलेंगे माउंटेन पास। माउंटेन तो देखो ये जो जिला है, तो इन दो रास्तों को जो कनेक्ट करने वाला है इसको बोलेंगे माउंटेन पास। तो जो जिला ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख वैली से,
ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पास है। और देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप जो है मैप पे साथ में रख के जो प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं सारी चीज़ मैप ऐड नहीं कर सकती, तो प्लीज़ इसे मैप पे पढ़ना। वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से बोला जा रहा है। बनिहाल पास क्या होगा, जो कि कश्मीर वैली से को जम्मू से जोड़ता है और इस जवाहर टनल के बीच है। खारदांग लाला भी का मतलब भी पास ही होता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वो लद्दाख में है। चांगला नियर पेंगोंग सो लेक, रोहतांग। अब हम आ जाते हैं हिमाचल वाले पासेस में, रोहतांग पास। और हाँ, इनको ये तो याद रखना है कि किस किस को कनेक्ट करते हैं, पहले से इनको याद रखना है कि कश्मीर इनकी किस स्टेट में है। तो रोहतांग पास किसको करता है, कुल्लू से लाहौल स्पीति को, और नेशनल हाईवे 3 अटल टनल के नीचे, राइट। अटल टनल इसी के नीचे है। सो शिपकिला इंडो चाइना बॉर्डर पे सतलज रिवर जो एंटर होती है वो इसी से एंटर होती है शिपकिला से। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए, रोहतांग और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के लिपू लेक जो कि ट्राई जंक्शन है नेपाल चाइना कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट का। उसके बाद माना नीति, ये तो स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट। तो माना नीति और लिपू किस में हो गया, उत्तराखंड में। अभी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया, जोजिला बनिहाल खारदांगला चांगला। उसके बाद रोहतांग और शिपकिला किस में, हिमाचल में, और लिपू लेक माना का है उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला दीपू, ये सब कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। और एक इम्पोर्टेंट जेल पेला आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। सिक्किम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और अभी मैंने बताया पालघाट जो कि कनेक्ट करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जोजिला किसे कनेक्ट करता है, डोरीजन कश्मीर वैली को लद्दाख से। अब हम देख लेते हैं ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। तो कराकोरम रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इंडिया का 76 किलोमीटर। अब देख लो कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है कोई ग्लेशियर। ये 76 किलोमीटर लॉन्ग और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ, जैसे हमारा इंडिया है तो आपको यहाँ सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाल्तो कराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा बाल्तोरो ग्लेशियर जो कि 63 किलोमीटर लॉन्ग है। बिया फाओ ग्लेशियर और हिस्पुल ग्लेशियर ये भी दोनों आपको कराकोरम रीजन में देखने को मिलेंगे। और हिमाचल में कौन सा बड़ा सीगरी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। और यही ग्लेशियर क्या होते हैं, रिवर्स को और पानी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो भी नदर्न इंडिया में रिवर होती है वो पूरे साल वो पेरिनियल होती है, यानी कि उनमें पूरे साल पानी रहता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इनमें इतना पानी होता है, तो पूरे साल जो है रिवर को पानी प्रोवाइड करते हैं। बड़ा सीगरी ग्लेशियर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 25 किलोमीटर लॉन्ग। उत्तराखंड में जो मेजर ग्लेशियर है, देखो आपको गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गंगा का सोर्स है, गंगा को क्योंकि उससे पहले भागीरथी बोला गया है इसलिए वो 26 किलोमीटर लॉन्ग है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, लॉन्गेस्ट है ईस्टर्न हिमालयज में, 26 किलोमीटर लॉन्ग है। मिलाम ग्लेशियर गोरी गंगा रिवर का सोर्स है। पिंडरी ग्लेशियर कुमाऊं हिमालयज में आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर में कोलाहोई ग्लेशियर, दरंग दरंग ग्लेशियर की फैक्ट्स। तो अब इसको इंडिया हैज 9575 ग्लेशियर कवरिंग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। सोचो कितने सारे ग्लेशियर्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ये। सोचिए ये रिवर को पानी प्रोवाइड करेंगे और वो पानी जो है इरिगेशन या पीने के लिए यूज होगा, उससे पूरे साल पानी रहता है। कितने इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर। और तो इसमें पूछा गया कि विच ग्लेशियर इज इंपॉर्टेंट, गंगा भागीरथी, तो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। अब हम देख लेते हैं नदर्न प्लेन। तो हम चल रहे हैं 6 डिवीजन्स पे। तो हिमालयस हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, पासिस हो गए। अब हम देख रहे हैं नदर्न प्लेन। तो जो इंडिया का प्लेन है, जैसे इंडिया की फॉर्मेशन हुई, इंडिया की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ तो हिमालयस बन गए, यहाँ तो नॉर्थ में हिमालयस बन गए, ये साउथ में पेनिनसुलर इंडिया था। तो जो ये जो गैप बचा, ये रिवर से लाई गई मिट्टी से यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिले।